अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम साम ब्लॉग और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसे इशू के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत से बिगनर्स अपने लर्निंग फेज़ के अंदर मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। हम ना सिर्फ उन मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे बल्कि हम उन मिस्टेक्स के सॉल्यूशंस को भी साथ देख रहे होंगे कि यार जो मिस्टेक्स ये बिगनर कर रहे हैं इसका ये सोल्यूशन है, इस मिस्टेक को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम कुछ हमारे पास ऐसी है, देखो हमारे साथ होता क्या है कि जब भी एक बिगनर स्टूडेंट या एक न्यू लर्नर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है या स्टार्ट करने लगा होता है या कर चुका होता है तो वो कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करता है। अब उन प्रॉब्लम्स को फेस करता है तो उसका सोल्यूशन देंगे हम आपको। यहाँ पर बहुत कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स और वो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि बंदा उनमें ऐसा फंस जाता है, उससे निकलना बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स बच्चा समझने लग जाता है शायद कोडिंग मेरे लिए है ही नहीं, शायद मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। लेकिन उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन होते हैं जो अगर आपको मिले तो आपकी जर्नी और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो चलो ज़रा बात करते हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके सोल्यूशंस के बारे में, ताकि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिले। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो हमारे पास ये आती है कि हमारे साथ क्या होता है जब भी हम अपने पास किसी चीज़ को सीखने आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा शौक बना कि मैं डेवलपमेंट सीखूंगा। अब यहाँ पर इशू क्या होता है कि यार मैं डेवलपमेंट के अंदर तो एंटर हो जाऊंगा, लेकिन डेवलपमेंट में हमें नज़र आता है कि यहाँ पर आगे 3 और चीज़ें हैं। डेवलपमेंट में आगे ऐप डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, उसके बाद हमें नज़र आता है कि इसमें iOS डेवलपमेंट भी है। मतलब हमें एक समुंदर नज़र आता है, हमें उसमें समझ नहीं आ रही होती कि यार इस समंदर के मैं इस किनारे से स्टार्ट करूं, इससे करूं, इससे या इससे। मतलब इतने हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने इंटर कहाँ से होना है और मैंने निकलना कहाँ से है। इतने कंफ्यूज हो जाते हैं हम इस चीज़ को लेके। फिर अब अगर वही बात करें तो हमें डेवलपमेंट में आगे 3 फेजेस नज़र आ रहे होते हैं कि यार ऐप भी है, वेब भी है, iOS भी है। लेट सपोज हमने वेब डेवलपमेंट चूज़ कर ली बीच में से, फिर हमें नज़र आता है जी मैं जो वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ उससे भी आगे बहुत सारे स्टैक्स आ जाते हैं। कोई मर्न स्टैक कर रहा है, कोई मीन स्टैक, कोई .NET के अंदर जा रहा है, कोई Django वाली साइड, PHP आ गई। मतलब बहुत ज़्यादा आगे खिचड़ी बनी हुई है। आप उसमें से भी ढूंढ लेते हो स्टैक, आप कहते हो मैं मर्न स्टैक करूंगा। अब आप मर्न स्टैक के अंदर जो आए हैं वहां पर आपको क्या क्या नजर आएगा, MongoDB है, Express.js है, React है, Node.js है। मतलब यहां पर भी आपको फिर चीजें इतनी नजर आ रही हैं। आप जो कंफ्यूजन कर बैठते हो या जो ऐसा बच्चा जो बिगनर है वो कंफ्यूजन कर बैठता है वो ये है कि जब उसे इतना बड़ा समुंदर नजर आता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार अब मैंने कहाँ पर जाना है, किस रास्ते पर जाना है। आप YouTube ओपन करते हो, आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, इतना बड़ा एक समुद्र मिलता है कि आप फंस जाते हो। तो इसका सिंपली एक आपको मैं सोल्यूशन देता हूँ कि जब भी हमने कोई चीज़ नई सीखनी होती है तो ये उसका तरीका नहीं होता कि हम एक जंगल में घुस जाएं बस कहीं भी। अब कहाँ जाना है वो हमें खुद मिलता जाएगा, इस तरह कभी भी नहीं होता। हमेशा चीज़ों को एक अरेंज्ड वे के अंदर किया जाता है, एक चेन की फॉर्म में किया जाता है। पिछली चीज़ को अगली चीज़ के साथ जोड़ा जाता है ताकि हमारा एक रिदम, एक फ्लो ठीक से बन सके, ठीक है। अब क्या होता है कि लेट सपोज आप कहते हो मैंने वेब डेवलपमेंट करनी है। मैं आपको यहाँ पर सिंपली एक चीज़ कहूँगा कि यार अगर तुमने वेब डेवलपमेंट करनी है तो सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि वेब पेज या एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें सबसे बेसिक किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आपके लिए जो सोल्यूशन आएगा सामने वो आएगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। मतलब अगर आप डेवलपमेंट में जाते हो तो ये 3 ऐसे पिलर्स हैं जो आपको पहले करने पड़ेंगे। जब आप इन्हें करते हो तो CSS करने के बाद आपको पता चलेगा कि यार अच्छा जो मेरे पास CSS है इसके आगे फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, जिस तरह हमारे पास फिर बूटस्ट्रैप है, टेलविंड है। आप इनमें से कुछ उठाते हो, फिर आप जावास्क्रिप्ट करते हो। आप कहते हो जावास्क्रिप्ट तो नहीं यूज हो रही, मतलब इसका भी कोई आगे फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी यूज हो रही है। फिर वहां पर आपको इंट्रोड्यूस होते हैं एंगुलर और रिएक्ट। आप वो करते हो, फिर आपको पता चलता है कि ये तो फ्रंट एंड है, अब बैक एंड मुझे अलग से सीखनी पड़ेगी। उसके लिए मैं Node.js कर सकता हूँ, मैं Express.js कर सकता हूँ, फिर डेटाबेस के लिए मैं SQL करूँ या मैं फिर अपने पास MongoDB करूँ। तो इस तरह करके एक तरतीब के अंदर, एक फ्लो में, एक फोकस्ड वे में चीज़ों को किया जाता है, तब जाकर हम चीज़ों को अच्छे से सीख पाते हैं। तो अब हमें अपने पहले पॉइंट का यहाँ पर आंसर मिल गया कि यार अगर हमने कोई चीज़ करनी है तो हमने एक चेन में जोड़ते हुए लानी है और एक तरतीब के अंदर एक फोकस्ड वे में करनी है। सेकंड स्टेप जो हमारे पास आता है वो क्या आता है कि हम लोग चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते,
ठीक है, कि जो मैंने कोड लिखा है इसके पीछे मेरे पास इसकी लॉजिक क्या बन रही है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीख रहे हैं, किसी वीडियो से देख रहे हैं, वीडियो में उसने इस चीज को इस तरह किया, या उसने 2 कंपोनेंट बनाए, 2 कंपोनेंट के बीच में उसने एक और कंपोनेंट रख दिया, तो हमने भी देखकर एज इट इज उन 2 कंपोनेंट के बीच में कंपोनेंट रख दिया। क्या हमें पता है कि इस बीच वाले कंपोनेंट का काम क्या है? नहीं ना पता। अगर नहीं पता तो फिर कैसे हमने वो लिख दिया? फिर ही तो मसले बनते हैं, वहां से ही तो इश्यू आते हैं। देखो, मैं कभी भी एक उस लड़के को अच्छा डेवलपर नहीं मानता जो कोड लिख लेता है। मैं उसे अच्छा डेवलपर मानता हूं जो कि कोड भूल भी जाए तो कोई मसला नहीं है, उसे फ्लो का पता है कि यार अगर मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज यूज की है ना, तो इसका फ्लो क्या है, ये काम कैसे कर रही है, ये चलती कैसे है, ये स्टार्ट कैसे होगी, और अगर ये चलेगी तो इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है। जिसे इन सारी चीजों का पता है ना, वो बंदा तगड़ा है। अगर आप ऑथेंटिकेशन का फ्लो जानते हो, इंप्लीमेंटेशन नहीं जानते, तो कोई मसला नहीं है। अगर आप टोकन जनरेशन के अंदर आपको पता है कि यार क्लेम्स का क्या काम है, कॉन्फ़िगरेशन से हम जो चीजें लेकर आ रहे हैं वो हमने कैसे लानी है, किस चीज का क्या काम है, तो आप एक अच्छे डेवलपर हो। ठीक है, अगर आपको ये पता है ना क्लेम्स डॉट ये, क्लेम्स डॉट वो, क्लेम्स डॉट ये, बस मैंने ये लिखना होता है, फिर मैंने आगे जाना होता है, एक रट्टा सा लगा हुआ है, तो आप एक अच्छे डेवलपर नहीं। ठीक है, हमेशा फ्लो को समझो, चीजों को अंडरस्टैंड करो कि यार जो मैं चीज कर रहा हूं उसके पीछे क्या हो रहा है। अगर आपको यह पता है कि उसके पीछे क्या हो रहा है, तो फिर आपको पता है चीजों का कि ये किस तरह से चल रहे हैं। इसी तरह फिर क्या होता है कि यार लड़के ना चीजों को अंडरस्टैंड सही से आप नहीं कर रहे, फिर जब एरर्स आते हैं तो फिर वहां पर मसला पैदा होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट यही है कि बच्चे डीबगिंग में बहुत ज्यादा मुश्किल में आते हैं। जो न्यू लर्नर्स हैं वो डीबगिंग के अंदर आके बहुत फंसते हैं। जैसे ही एक एरर आया डर गए, ओह ये क्या हो गया, क्योंकि अब डेवलपर वो नहीं है जो सिर्फ हमें कोड लिख कर दे रहा है, वो डेवलपर नहीं है। डेवलपर की असल डेफिनेशन है कि यार जो बंदा डीबगिंग अच्छी कर लेता है, जो एरर्स को फिक्स अच्छा कर लेता है। देखो, कभी भी किसी कंपनी ने आपको इसलिए हायर नहीं करना कि आप उन्हें कोड लिख कर दे रहे हो, हमेशा इसलिए हायर किया जाता है, ये जो आपको पैसे दिए जाते हैं वो इसी बेसिस पर होते हैं कि आप एरर्स को फिक्स करके दो उन्हें। अगर सिर्फ कोड ही लिखवाना है तो वो काम तो एआई भी तो कर सकता है ना। आपको किसके काम के पैसे दिए जाएंगे कि भाई जो एरर्स आ रहे हैं वो उन्हें सॉल्व करके दो। अब तुम अगर एरर देखते ही डर रहे हो तो तुम कैसे इस चीज को करोगे? देखो मेरी बात सुनो, एरर्स को सॉल्व करने की भी एक अप्रोच है। अब अगर डरे हो, वो उस प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन अभी मैं देता हूं। सॉल्यूशन इसका ये है कि हमेशा जब भी आपको एरर आए या प्रॉब्लम आए, उसे इस तरह से सॉल्व नहीं किया जाता कि मैं इस एरर को कॉपी करूं या मैं उस कोड को कॉपी करूं, चैट जीपीटी को जाके कहूं ये मुझे एरर आ गया, इसे सॉल्व करके दो, वो आपको सॉल्यूशन देगी तो आपका ठग करके चल जाएगा। यकीन मानो जब असल एरर्स आने स्टार्ट होते हैं तो चैट जीपीटी की बस हो जाती है, आप पूरा पूरा दिन भी लगे रहो, आप एरर नहीं निकलवा सकते। एरर सॉल्व करने की टेक्निक सुनो, जब भी जहां पर भी एरर आता है सबसे पहले उस एरर को खुद एक बार डिटेल के अंदर पढ़ो कि यार ये एरर मुझे कहना क्या चाह रहा है। एक बहुत ही इजी छोटी सी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने सी शार्प या फिर जावा या किसी भी ऐसी लैंग्वेज, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर आपने एक काम किया कि आपने क्लास बनाई और नीचे आप ऑब्जेक्ट बनाए बिना उस क्लास के वेरिएबल को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको एरर मिल रहा है। अब आपने सबसे पहले उस एरर को रीड करना है। एरर आपको क्या कहेगा कि यू कैन नॉट क्रिएट और यू कैन नॉट कॉल द वेरिएबल विदाउट क्रिएटिंग इट इंस्टेंस। ठीक है, कि आप इसका इंस्टेंस बनाए बिना उस वेरिएबल को कॉल ही नहीं कर सकते हो। अब ये चीज उसने बताई और साथ वो क्या लिखता है, इफ योर वेरिएबल इज स्टैटिक देन यू कैन कॉल इट। अब उसने यहां पर हमें 2 चीजें बताई। ठीक है, या एरर यूं आया या एरर इस तरह भी आ सकता है कि वही जो पहली बात कि आप कॉल नहीं कर सकते विदाउट इंस्टेंस। ठीक है, या फिर वो आपको इसको इस तरह से लिखेगा कि अ नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी कॉल विदाउट एन इंस्टेंस। अब यहां से भी आपको 2 आंसर मिल रहे हैं। देखो, नंबर 1 चीज, आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसका फ्लो। अब अगर आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, क्या आप इस एरर को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं? यहां पर नहीं कर सकते, आप आकर फंसने वाले हैं, क्योंकि हमें एरर कहता है कि भाई तुम ऑब्जेक्ट बनाए बिना इस वेरिएबल को कॉल ही नहीं कर सकते। अब जिस बंदे को यही नहीं पता कि ऑब्जेक्ट क्या होता है,
तो वो कैसे इस एरर को फाइंड करेगा? अब जिसे यही नहीं पता इंस्टेंस क्या है, कैसे फाइंड करेगा? उसने साथ बोला कि एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट के बिना कॉल नहीं कर सकते, तो आप स्टैटिक वेरिएबल उसे बनाओ, दूसरा ऑप्शन। अब आपको यही नहीं पता स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक कीवर्ड क्या है, उसका काम क्या है, उसे यूज किस तरह से करेंगे, तो फिर किस तरह काम चलेगा? तो यहां पर हमने सबसे पहले इस तरह इस अप्रोच को लेकर चलना है। लेट सपोज आपने अंडरस्टैंडिंग भी नहीं ली चीज की, आपको पता भी नहीं है, बिल्कुल आप नल बटा जीरो हैं, तो आप इसे इस तरह से अप्रोच करोगे कि सबसे पहले आप देखोगे कि इसने मुझे बोला है कि आप रेफरेंस, आप इसकी इंस्टेंस के बिना आप इसका वेरिएबल नहीं बना सकते। तो मैं गूगल पर जाऊं या मैं यूट्यूब ट्यूटोरियल देखूं या मैं कुछ भी करूं, मैं चैट जीपीटी के पास जाऊं, मैं उसे कहूं कि यार इंस्टेंस क्या होता है, हम क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किस तरह करते हैं, मुझे ये बताओ। वो हमें बताएगा कि इंस्टेंस इस तरह बनता है, इसका ये काम है, क्लास के अंदर इसे क्यों यूज किया जाता है, वजह क्या है, वो सारा कुछ आपको बताएगा। वो सारा कुछ पढ़ो। जब वो पढ़ोगे फिर आपका एरर भी सॉल्व हुआ, आपको ये भी पता चला कि भाई ठीक है इंस्टेंस इस तरह बनेगा, एरर इस तरह सॉल्व होगा। साथ उसको आपने बोला कि एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल कभी भी इंस्टेंस के बिना कॉल नहीं हो सकता। यहां पर हमें पॉइंट मिला कि यार अगर मैं उसे स्टैटिक बनाता हूं तो फिर मैं कॉल कर सकता हूं, तो ये स्टैटिक क्या है? जाके स्टैटिक को समझो कि स्टैटिक की गेम किस तरह से चलती है। अब आपको स्टैटिक का पता चला, आपको इंस्टेंस का पता चला। यहां पर आपने अपना जस्ट एरर बस जुगाड़ लगा के सॉल्व नहीं किया, आपने साथ दो नए कंसेप्ट सीखे कि मेरे पास इंस्टेंस क्या है, मेरे पास स्टैटिक क्या है। फिर आपको इनका फ्लो पता चला कि यार ये यहां से चलने स्टार्ट होते हैं, यहां पर एंड होते हैं, यहां से चलने स्टार्ट होते हैं, यहां पर एंड होते हैं। अगर कोई कहे कि यार ये तो तुमने बहुत इजी एग्जांपल दे दी, कोई मुश्किल दो, तो देखो एक पॉइंट ये है कि आप कभी भी उस प्रॉब्लम को इतना इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपको उन चीजों का पता नहीं है। मतलब अगर मैं कहता हूं मुझे डोकर का नॉलेज नहीं है, तो मैं कभी भी डोकर से रिलेटेड कोई एरर सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी मुश्किल चीज को देखें कि यार किस तरह से फ्लो समझ आता है। देखो हमारे पास क्लीन आर्किटेक्चर है, क्लीन आर्किटेक्चर की एप्लीकेशन लेयर के अंदर हम लोग CQRS का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग मेडिएटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुझे पता है कि यार मैं इस वक्त कोड करने बैठूं तो मैं CQRS इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उसका फ्लो पता है। CQRS दो काम करता है, क्वेरी हैंडलर लेता है, कमांड हैंडलर लेता है। क्वेरी हैंडलर का काम है वो सिंपली यूजर को डाटा दिखाएगा डेटाबेस से निकाल के, और कमांड हैंडलर का काम है वो कमांड्स यूजर से लेगा और डेटाबेस में स्टोर करवाएगा। मेडिएटर का काम है जो हमने डाटा अपने पास API से दिया, एंड पॉइंट से दिया, वो अपने पास यहां से पकड़ेगा और CQRS तक पहुंचाएगा। तो इस तरह से फ्लो को समझो। प्लीज इस चीज को छोड़ दो कि मैं कोड लिखते हुए मुझे याद कितनी चीजें हैं। सेंटेक्स, अगले प्रॉब्लम ही यहां पर हमारे पास ये है कि बच्चे सेंटेक्स की बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं कि सेंटेक्स ये, सेंटेक्स वो। सेंटेक्स का मसला ही नहीं होता, वेरी ऑनेस्ट, सेंटेक्स का मसला ही। सेंटेक्स इस तरह है, आप लोग नई गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हो, आप थोड़ा सा सीखते हो कि गाड़ी का गियर कैसे लगेगा। स्टार्टिंग के कुछ टाइम आपको उस चीज में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है कि यार आपका माइंड इधर, फिर अगला गियर आप दूसरा लगाना है, तीसरा लगाना है। लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ता जाता है ये चीज आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, आप फ्लुएंटली, आप बातें करते हुए भी गाड़ी इजीली चला पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज की आदत हो गई। इसी तरह सेंटेक्स एक ऐसी चीज है जिसकी आपको आदत हो जाएगी, इसे कोई एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। आई नो आज की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हुई है, पर ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। होप सो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अब अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।